हेलो नीट कैंडिडेट्स, तमिलनाडु स्टेट ने मॉप अप राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग तमिलनाडु स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट कोटा की जो सीट्स हैं, इसमें माइनॉरिटी एंड एनआरआई लैब सीट्स होंगी, जो कि वहाँ के प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में, और जितने भी स्टेट के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस राउंड में। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग है वो 11 सितंबर 12 PM से स्टार्ट हो जाएगा, और इसका जो लास्ट डेट है वो है 14 सितंबर अप टू 5 PM। फिर इसमें जो रिज़ल्ट आएगा वो 16 सितंबर को आ जाएगा, और आप लोग अपने प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर की डाउनलोडिंग कर सकते हैं फ्रॉम 17 सितंबर टू 21 सितंबर अप टू 5 PM तक। और जो लास्ट डेट है रिपोर्टिंग की वो है 22 सितंबर 3 PM तक। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं MBBS BDS कोर्स के लिए, उनको एक नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी देना होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। 500 रुपीज़ होगा गवर्नमेंट कोटा के लिए और 1000 रुपीज़ है मैनेजमेंट कोटा के लिए। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन पर कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि उन्हें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं करना। इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आते हैं, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज आते हैं, और जो गवर्नमेंट कोटा की सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एंड स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इनके लिए जो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 30,000 है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट कोटा की सीट्स के लिए तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 30,000 है, और जो जो गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उनके लिए कुछ भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगेगा। जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं क्रिश्चियनिटी में, तो उनको भी कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना, लेकिन उनका एनुअल इनकम लेस देन होना चाहिए 2.5 लाख से। जो भी SC SCA और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको भी सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की ज़रूरत नहीं है अगर उनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कैंडिडेट को एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा फॉर मैनेजमेंट कोटा। तो मैनेजमेंट कोटा में माइनॉरिटी सीट्स आती हैं, NRI लैब्स कैटेगरी की सीट्स आती हैं, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस में और स्टेट की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जितनी भी ऐसे कोटा हैं मैनेजमेंट कोटा, इसमें माइनॉरिटी की सीट्स आती हैं और NRI लैब्स कैटेगरी की सीट्स आती हैं। तो अगर आप इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा 1 लाख। जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस के जो 2 राउंड है, राउंड 1 राउंड 2, उसमें पार्टिसिपेट किया था और रजिस्ट्रेशन फ़ी और सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया था, तो उन लोगों को अब दोबारा से ये अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसे सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुई, उसने ज्वाइन नहीं की या डिसकंटिन्यू कर दिया कोर्स को आफ्टर राउंड 2, तो वो एलिजिबल होगा मॉप अप राउंड के लिए, लेकिन उसको फिर से रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जो उसने अमाउंट पे की थी वो फॉरफिट हो गई क्योंकि उसने कोर्स ज्वाइन नहीं किया। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि तमिलनाडु स्टेट से जिनको सीट अलॉट हुई है और उन्होंने ज्वाइन कर ली है, अब वो इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और चॉइस फिलिंग देख लेते हैं। सभी कैंडिडेट्स को ऑप्शन देना होगा चॉइस फिलिंग के लिए जिनके लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। सपोज़ कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट कोटा दोनों के लिए अप्लाई किया है, तो फिर उनके पास चॉइसेस रहेंगी गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कोटा दोनों की। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ मैनेजमेंट कोटा अप्लाई किया है या ओनली गवर्नमेंट, तो उनके पास खोली उसी कैटेगरी की ही सीट्स आएंगी, यानी कि वही कॉलेजेस उनके पास डिस्प्ले होंगे। अगर आप गवर्नमेंट कोटा चूज़ करेंगे तो गवर्नमेंट कोटा की सीट्स आएंगी, अगर मैनेजमेंट कोटा चूज़ किया होगा तो मैनेजमेंट कोटा की। अगर आपने दोनों कोटा चूज़ किए तो दोनों कोटा के सीट्स आपको अवेलेबल होंगे, यानी कि दोनों टाइप के कॉलेजेस आपके सामने लिस्ट में आएंगे। और कैंडिडेट अपनी चॉइसेस को एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये सब आपको लॉकिंग से पहले करना होगा। एक बार अगर आपने चॉइस लॉक कर दी तो फिर आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट अपनी चॉइसेस फिल कर देता है लेकिन लॉक नहीं करता, तो जैसे कि 14 सितंबर इसका लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का अप टू 5 PM, तो जो भी आप चॉइसेस आपने फिल की होंगी तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई। कुछ और बातें बताई गई हैं। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको मॉप अप राउंड में सीट अलॉट होती है तो उसको वो अलॉटेड कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो मॉप अप राउंड से अलॉटेड हैं वो फिर आगे स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें MBBS सीट मिलती है और BDS सीट्स मिलती हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस में, उनको ट्यूशन फ़ी पे करना होगा। उसके बाद ही वो लोग अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप ये अमाउंट पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो SC, SCA, ST, SCC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनको सीट अलॉट होती है गवर्नमेंट कोटा की या मैनेजमेंट कोटा की प्राइवेट कॉलेजेस में, तो उनको ट्यूशन फ़ी पे नहीं करना है अपने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने के लिए, अगर इनकी पेरेंट्स की एनुअल इनकम लेस दैन 2.5 लाख है। तो मतलब वो लोग ट्यूशन फ़ी पे किए बिना अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको BDS यानी कि डेंटल की सीट्स अलॉट होती हैं प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में, उनको ट्यूशन फ़ी पे करनी होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू द कॉलेज डायरेक्टली। ओके, जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आप जानते हैं कि तमिलनाडु की जो काउंसलिंग की वेबसाइट है वहाँ पर अवेलेबल है। जितने भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होती है वो अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और ज्वाइन करेंगे अपने अपने अलॉटेड मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस में, जो भी उनको डेट टाइम दिया गया है उसमें। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को सभी अलॉटेड कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जब भी आप अपने कॉलेज में जाएंगे रिपोर्ट करने, या आपको वहाँ पे फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। इसके साथ आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फॉर वेरिफिकेशन। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जो भी टाइम एंड डेट दिया गया है उसमें, तो जो भी आपको सीट अलॉट हुई है वो कैंसिल हो जाएगी। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अलॉटमेंट होता है उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना है रिपोर्टिंग के टाइम पे अपने अलॉटेड कॉलेज में। उसका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा अगर उसने कोई भी इंफॉर्मेशन सही नहीं दी होगी। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बताई। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।